सी प्रोग्राम में ये पहला स्टेटमेंट हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव और इसके बाद एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लाइब्रेरी फाइल का नाम stdio.h लाइब्रेरी फाइल है और हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। इसके बाद सी लैंग्वेज में जो भी कोड हम लोग डेवलप करते हैं वो फंक्शन के अंदर करते हैं, तो जिस फंक्शन का यूज करेंगे वो फंक्शन है मेन फंक्शन। तो सबसे पहले फंक्शन का रिटर्न टाइप जो है इंट और उसके बाद फंक्शन का नाम ये हो गया मेन और ये फंक्शन का सिंबल। इसके बाद कर्ली ब्रेसेस का यूज करेंगे, यहां ये बन गया मेन फंक्शन का ब्लॉक। फंक्शन इज ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स एंड फंक्शन परफॉर्म्स ए स्पेसिफिक टास्क। तो इस ब्लॉक के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स हम लिखेंगे वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होगा और ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि मेन फंक्शन इस टास्क को एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, एक मैसेज डिस्प्ले करते हैं सबसे पहले। तो कंसोल पे मॉनिटर पे आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए हम लोग प्रिंट एफ लाइब्रेरी फंक्शन का यूज करते हैं। प्रिंट एफ ये नाम हो गया और ये फंक्शन है तो पैरेंथेसिस का सिंबल आएगा। ये लाइब्रेरी फंक्शन है मतलब इसका वर्किंग ऑलरेडी डिफाइंड है, इसको बस डायरेक्ट यूज करना है। और मैसेज डिस्प्ले करना है तो डबल कोट सिंबल का यूज करेंगे और इस डबल कोटेशन मार्क के अंदर जो भी मैसेज डिस्प्ले करना है वो लिख देंगे। तो यहां पर लिख रहे हैं हम लोग हेलो एवरीवन। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है हेलो एवरीवन ये एग्जीक्यूट होगा, ये डिस्प्ले होगा और ये स्टेटमेंट प्रिंट एफ यहां पर कंप्लीट हो गया। तो सेमी कॉलन का सिंबल देंगे, सेमी कॉलन एक्ट्स एज स्टेटमेंट टर्मिनेटर और लास्ट स्टेटमेंट हमेशा ही रिटर्न 0 आएगा। तो ये सिंपल छोटा सा प्रोग्राम है जो एक मैसेज डिस्प्ले कर रहा है। अब इसको कंपाइल करेंगे और आउटपुट देखते हैं। ये आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है हेलो एवरीवन। ठीक है, तो ये सिंपल मैसेज डिस्प्ले कर रहे हैं हम लोग यहां पर, है ना। जब भी कोई स्टेटमेंट या मैसेज डिस्प्ले करना होगा उसके लिए हम लोग प्रिंट एफ लाइब्रेरी फंक्शन का ही यूज करेंगे और उस स्टेटमेंट या मैसेज जिसको डिस्प्ले करना है उसको डबल कोटेशन मार्क के अंदर लिखेंगे। अब बात करते हैं वैल्यूज। वैल्यूज का मतलब नंबर्स, अल्फाबेट्स, इन सबको हम कैसे स्टोर कर सकते हैं और कैसे इस पे वर्क कर सकते हैं। तो वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम लोग बनाते हैं वेरिएबल और वेरिएबल जब बनाते हैं तो वेरिएबल के साथ डेटा टाइप का यूज करते हैं। डेटा टाइप एक कंसेप्ट है जिसकी मदद से यह पता चलता है कि वेरिएबल किस तरह के वैल्यू को स्टोर कर रहा है। नंबर में ही कई तरह का नंबर मिल सकता है जैसे डेसिमल या नॉन डेसिमल। तो इन सब का जो अलग अलग कैटेगरी है इन सब के लिए अलग अलग डेटा टाइप का यूज करते हैं। नॉन डेसिमल नंबर स्टोर करना है, मान लो 100 एक वैल्यू है, नंबर है, इसको अपने प्रोग्राम में हम स्टोर करना चाहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले एक वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है, वेरिएबल बनाते हैं तो सबसे पहले उसका डेटा टाइप बताते हैं। तो 100 एक नॉन डेसिमल नंबर है तो इसके लिए हम लोग इंट डेटा टाइप का यूज करेंगे। इंट कीवर्ड भी है और उसके बाद वेरिएबल का नाम देते हैं, कोई भी सुटेबल नेम। मान लो यहां पे नाम दे दिया हमने var1, ये हो गया। और इसमें वैल्यू स्टोर करना है 100। ठीक है, तो वैल्यू स्टोर करने से पहले वेरिएबल का एक कंसेप्ट और समझ लेते हैं। यहां पर सेमी कॉलन दे दिया, तो ये जो स्टेप है कमेंट करके यहां एक्सप्लेन कर देते हैं। ये स्टेप है वेरिएबल डिक्लेरेशन। जब भी हम वेरिएबल इस तरीके से बनाएंगे तो उसको बोलेंगे वेरिएबल डिक्लेरेशन। और इसके बाद वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेने के बाद अगर उसमें हम कोई वैल्यू स्टोर नहीं कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली एक गार्बेज वैल्यू
स्टोर हो जाएगा। क्या वैल्यू स्टोर हुआ है इसको देखने के लिए हम लोग प्रिंटफ का यूज करते हैं। देखो यहां द वैल्यू स्टोर्ड इन var1 इज, अब ये स्टेटमेंट तो डिस्प्ले हो जाएगा, स्टेटमेंट के साथ वैल्यू भी डिस्प्ले करना है जो var1 वेरिएबल के अंदर है। तो वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करेंगे, ये जरूरी है। इंटीजर टाइप के वेरिएबल का वैल्यू डिस्प्ले कर रहे हैं तो इसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर है %d, और उसके बाद डबल कोटेशन मार्क के अंदर जो स्टेटमेंट है वो तो डिस्प्ले हो जाएगा, %d की जगह वैल्यू डिस्प्ले होगा। और ये वैल्यू कहां से मिलेगा? var1 वेरिएबल से। तो कॉमा ऑपरेटर का यूज करेंगे यहां पर और वेरिएबल का नाम लिख देंगे var1। अभी तक हम लोगों ने वेरिएबल को वैल्यू नहीं दिया है, लेकिन फिर भी इसका वैल्यू डिस्प्ले कर रहे हैं। अब ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया, लास्ट में सेमीकोलन। अब कंपाइल करेंगे इसको। ये देखो ये पहला लाइन का आउटपुट है, लाइन नंबर 4 प्रिंटफ का हेलो एवरीवन, और उसके बाद लाइन नंबर 7 प्रिंटफ द वैल्यू स्टोर्ड इन var1 इज 2346140। ये जो वैल्यू आ रहा है ये खुद से आ रहा है, ये है गार्बेज वैल्यू। कंपाइलर ऑटोमेटिकली दे देता है जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं जिस भी टाइप का, जब तक हम वैल्यू उसको असाइन नहीं करेंगे एक ऑटोमेटिक वैल्यू उसको मिल जाएगा। ये पहला आउटपुट जो आ रहा है ये फर्स्ट लाइन पे आ रहा है हेलो एवरीवन, दूसरा आउटपुट नेक्स्ट लाइन पे आ रहा है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि दूसरे वाले प्रिंटफ के आगे हम लोगों ने एस्केप सीक्वेंस /n का यूज किया है। /n जो एस्केप सीक्वेंस है ये आउटपुट को नेक्स्ट लाइन में ट्रांसफर करने का काम करता है। अगर इसका यूज हम नहीं करते तो हेलो एवरीवन के साथ ये डिस्प्ले हो जाता। ये हो गया, गार्बेज वैल्यू डिस्प्ले कर रहा है। अब अगर खुद से हम कोई वैल्यू देना चाहते हैं तो असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे और उसके बाद हम कोई वैल्यू यहां पर दे सकते हैं नॉन डेसिमल टाइप का। तो ये वेरिएबल डिक्लेरेशन के साथ साथ हमने यहां पर वैल्यू भी दे दिया है, तो ये हो जाएगा वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। ठीक है, ये दोनों स्टेप एक साथ कंबाइन हो गया। अब जब हम कंपाइल करेंगे तो वेरिएबल का वैल्यू जो दिया गया है 100 वही डिस्प्ले होगा। कंपाइल करो। अब ये आउटपुट डिस्प्ले कर रहा है द वैल्यू स्टोर्ड इन var1 इज 100। ठीक है, तो जब भी इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे हमेशा ये वैल्यू 100 ही डिस्प्ले करेगा। अलग अलग वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए फिर यूजर से वैल्यू लेना पड़ेगा। तो यूजर से वैल्यू रिसीव करने के लिए हम लोग एक दूसरे लाइब्रेरी फंक्शन का यूज करेंगे जो है scanf। उसके लिए पहले एक printf का यूज करते हैं ताकि यूजर के पास ये नोटिफिकेशन मैसेज जाए कि उसको वैल्यू इंटर करना है। प्लीज इंटर ए नंबर, तो ये डिस्प्ले होगा, इसके रिस्पॉन्स में वो वैल्यू इंटर करेगा। और यहां पर फिर हम scanf लाइब्रेरी फंक्शन का यूज करेंगे। फंक्शन है तो ये पैरेंथेसिस आ गया, और यहां पर सबसे पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर देंगे। वेरिएबल 1 इंटीजर इंट टाइप का है तो इसके लिए हम जानते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर %d आएगा, और इसके बाद कॉमा ऑपरेटर का यूज करेंगे और एड्रेस ऑपरेटर का यूज करते हुए वेरिएबल का नाम देंगे। तो अब जो है वैल्यू जो कीबोर्ड से आएगा वो वेरिएबल 1 में स्टोर हो जाएगा। अब इसको यहां पर कंपाइल करते हैं। यहां रहा प्लीज इंटर ए नंबर, हमने दिया 500। तो अब देखो ये आउटपुट में 500 डिस्प्ले करेगा। प्लीज इंटर ए नंबर, ये वाला लाइन नंबर 7 का प्रिंटफ आया, स्टेटमेंट डिस्प्ले हो रहा है तो यहां पे वैल्यू दिया है हमने 500। तो स्कैनफ ने अपना वर्क कर दिया, वो 500 को वेरिएबल 1 में स्टोर कर दिया। उसके बाद ये आउटपुट आ रहा है द वैल्यू स्टोर्ड इन var1 इज 500। लाइन नंबर 9 पे जो प्रिंटफ है ये है। तो इस प्रोग्राम में क्या होगा कि जब भी इसमें हम इसको रन करेंगे हर बार वो यूजर से वैल्यू मांगेगा। तो वैल्यू वेरिएबल के अंदर फिक्स नहीं है, तो प्रिंटफ और स्कैनफ की मदद से हम लोग इस तरीके से वैल्यू रिसीव कर सकते हैं।
तो ये जो var1 वेरिएबल है ये इंट टाइप का है। इंट टाइप का है मतलब इसका डेटा टाइप इंट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमेशा ही नॉन डेसिमल वैल्यू को ही स्टोर करेगा। अगर हम डेसिमल वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए यहां पर इसका डेटा टाइप चेंज कर देंगे और यहां लिखेंगे फ्लोट। तो फ्लोट डेटा टाइप के कारण ये होगा कि वेरिएबल में अब हम डेसिमल वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। अब इसको कंपाइल करेंगे यहां पर, और कंपाइल करने से पहले क्योंकि यहां पर डेटा टाइप चेंज हो गया है, ये फ्लोट हो गया, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर भी चेंज करना होगा। इंट के लिए %d है, फ्लोट के लिए %f। %f फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करेंगे। अब कंपाइल करते हैं। प्लीज इंटर ए नंबर 500.25। अब देखते हैं क्या आउटपुट है। हेलो एवरीवन, तो लाइन नंबर 4 वाला डिस्प्ले हो रहा है। प्लीज इंटर ए नंबर, लाइन नंबर 7 डिस्प्ले हुआ, हमने वैल्यू दिया 500.25। तो अब ये वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब देखो लाइन नंबर 9, तो अब यहां पर ये आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है 500.25, फिर 0000, डेसिमल के बाद 6 प्लेसेस तक वैल्यू दिखाता है फ्लोट। डेसिमल पॉइंट के बाद 6 प्लेसेस से ज्यादा वैल्यू अगर डिस्प्ले करना है तो यहां पर फिर हम लोग डेसिमल नंबर का ही दूसरा डेटा टाइप है जिसका नाम है डबल। डबल का यूज करेंगे। तो जैसे यहां पर डेटा टाइप चेंज हो गया, फ्लोट से डबल हो गया, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसको देख लेते हैं यहां पर। तो यहां फॉर्मेट स्पेसिफायर चेंज करेंगे, ये हो जाएगा LF और यहां पर भी LF। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को कंपाइल करो। डबल का और फ्लोट में डिफरेंस ये है कि फ्लोट डेसिमल पॉइंट के बाद 6 प्लेसेस तक डिस्प्ले कर सकता है डिजिट्स, और डबल 14 प्लेसेस तक। रेंज बढ़ गया। कंपाइल करते हैं इसको। यहाँ ये वैल्यू मांग रहा है, यहाँ हमने दिया 500.25। अब देखते हैं आउटपुट। प्लीज इंटर ए नंबर, तो 500.25 और डिस्प्ले हो रहा है 500.250000। ये भी 6 प्लेसेस तक ही आया, लेकिन डबल डाटा टाइप का यूज किया है हम लोगों ने, तो इसको हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, ये LF से पहले कितने प्लेसेस तक हम चाहते हैं वो पॉइंट लगा के वहां पर लिख देंगे। मान लो 9 प्लेसेस तक डिजिट चाहिए, 0.9। अब जब कंपाइल करेंगे तब वो 9 प्लेसेस तक वैल्यू डिस्प्ले करेगा। यहां हम वैल्यू डाल रहे हैं 500.25। अब देखते हैं, देखो प्लीज इंटर ए नंबर, तो 500.25 डाला। अब यहां ये आ गया 500.25 और 7 टाइम्स 0। तो ये है डेसिमल वैल्यू को अगर स्टोर करना है तो हमारे पास 2 डेटा टाइप है, फ्लोट और डबल। फ्लोट डेसिमल पॉइंट के बाद 6 प्लेसेस तक डिस्प्ले करेगा और डबल 14 प्लेसेस तक। इन दोनों में यही डिफरेंस है और रेंज का डिफरेंस है। इसी तरीके से इंट के साथ भी हम लोग, इंट का मतलब होता है नॉन डेसिमल नंबर को स्टोर करना, तो इंट के साथ भी हम लोग कई तरह का वेरिएशन यूज करते हैं। इंट जो डेटा टाइप है, इसमें हम नॉन डेसिमल वैल्यूज को स्टोर करेंगे। इसका एग्जांपल हम लोगों ने देख लिया। नॉन डेसिमल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए इंट से छोटा, छोटा कहने का मतलब रेंज में छोटा और मेमोरी साइज में भी छोटे रेंज का वैल्यू स्टोर करना है, तो उसके लिए हम लोग शॉर्ट डेटा टाइप का यूज करते हैं। ठीक है, और मीडियम लेवल रेंज के वैल्यू को स्टोर करना है तो वहां पर इंट डेटा टाइप का यूज करेंगे। और इंट से भी बड़े रेंज का वैल्यू अगर स्टोर करना है तो लॉन्ग डेटा टाइप का यूज करेंगे। शॉर्ट, इंट और लॉन्ग, ये तीनों ही जो है नॉन डेसिमल नंबर को स्टोर करने के लिए यूज होता है। फॉर्मेट स्पेसिफायर %d ही रख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको कंपाइल करते हैं। ये इनपुट मांग रहा है प्लीज इंटर ए नंबर, यहां हम लोग दे दिए, वैल्यू दे दिया हम लोगों ने 35,000। ठीक है, अब देखते हैं
प्लीज एंटर ए नंबर, तो नंबर में हमने इनपुट दिया 35,000। अब आउटपुट देखो क्या आ रहा है, -30536, यानी जो इनपुट में जो वैल्यू दिया गया वो नहीं आ रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि शॉर्ट एक खास रेंज के बाद वैल्यू को डिस्प्ले नहीं कर सकता है, यही कंसेप्ट है। शॉर्ट के साथ हम लोग 32,767 तक के वैल्यू को ही डिस्प्ले कर सकते हैं। हर एक डाटा टाइप का अपना रेंज होता है, इस कंसेप्ट को हमेशा ध्यान में रखना है। शॉर्ट से बड़ा रेंज इंट का है, इंट से बड़ा रेंज लॉन्ग का है, और ये तीनों ही जो है नॉन डेसिमल नंबर को स्टोर करने के लिए यूज होता है। लॉन्ग डाटा टाइप का अगर यूज करेंगे तो यहां पर ये बदल जाएगा फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है, इस तरीके से चेंज होगा। अब इसको जब कंपाइल करेंगे तो फिर इनपुट मांगेगा, कंपाइल करो। लॉन्ग डाटा टाइप का यूज किया हम लोगों ने तो फॉर्मेट स्पेसिफायर चेंज हो जाएगा LD, ठीक है। अब यहां पर हम लोग ये फॉर्मेट स्पेसिफायर चेंज हुआ, अब इसको कंपाइल करते हैं। ये इनपुट मांग रहा है, यहां वैल्यू स्टोर कर देते हैं 35,000। अब देखते हैं, प्लीज एंटर ए नंबर 35,000, वैल्यू स्टोर्ड 35,000, जबकि शॉर्ट में कुछ और डिस्प्ले कर रहा था। शॉर्ट से बड़ा रेंज है इंट का, इंट में भी 35,000 सक्सेसफुली डिस्प्ले हो जाएगा, और इंट के रेंज से भी ज्यादा बड़ा रेंज है लॉन्ग का। तो ये कंसेप्ट है डेटा टाइप का। अलग अलग डेटा टाइप इसलिए है क्योंकि हमारे पास अलग अलग इनपुट्स हैं, अलग अलग तरह के इनपुट्स हैं, इसीलिए अलग अलग तरह का डेटा टाइप है। डेटा टाइप के साथ हम लोग एक और मॉडिफायर का यूज करते हैं, साइंड और अनसाइंड। साइंड का मतलब यही होता है कि अगर कोई डेटा टाइप, अगर कोई वेरिएबल साइंड है तो इसका मतलब उस वेरिएबल में पॉजिटिव के साथ साथ हम लोग निगेटिव वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि निगेटिव नंबर के आगे हम लोग साइन लगाते हैं निगेटिव का। तो साइंड से मतलब यही समझना है कि ये निगेटिव नंबर को भी स्टोर करेगा। और अगर अनसाइंड का यूज करते हैं तो इसका मतलब हुआ कि ऐसा कोई भी नंबर जिसके आगे कोई साइन लगा हुआ हो वो वेरिएबल में स्टोर नहीं हो सकता है। तो पॉजिटिव नंबर ही ऐसा नंबर है जिसके आगे साइन लगाने की जरूरत नहीं है। तो साइंड और अनसाइंड को हम लोग इंट के साथ, शॉर्ट के साथ और लॉन्ग, इन तीनों के साथ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फ्लोट के साथ साइंड अनसाइंड का यूज नहीं करते हैं, डबल के साथ साइंड अनसाइंड का यूज नहीं करते हैं। डबल के रेंज को बढ़ाने के लिए हम डबल के साथ लॉन्ग का यूज कर सकते हैं, यानी यहां हम इस तरीके से लिख सकते हैं लॉन्ग डबल, ठीक है। तो इससे क्या है कि डबल का रेंज बढ़ जाएगा और इसका प्रिसीजन जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, प्रिसीजन का मतलब होता है कि डेसिमल पॉइंट के बाद कितने प्लेस तक वो डिजिट को डिस्प्ले कर सकता है एक्यूरेटली। तो फ्लोट 6 तक कर सकता है, डबल 14 तक, लॉन्ग डबल इससे भी ज्यादा। तो इतने तरह का डेटा टाइप है, उन सब का अपना फॉर्मेट स्पेसिफायर है। जिस रेंज का वैल्यू रिसीव होने वाला है उसके हिसाब से ही हम वेरिएबल बनाएंगे और उसके हिसाब से ही उसका डेटा टाइप डिसाइड करेंगे। साइंड अनसाइंड के साथ अगर यूज करते हैं तो उसके लिए भी फॉर्मेट स्पेसिफायर चेंज होगा। ये हमेशा इतना ध्यान में रखना है कि जब भी हम वैल्यू स्टोर करने वाले हैं प्रोग्राम में, सबसे पहले वैल्यू स्टोर करने के लिए वेरिएबल बनाते हैं। वेरिएबल बनाने का जो नियम है वो ये है कि वेरिएबल का एक डेटा टाइप होना चाहिए। डेटा टाइप ये बताता है कि किस तरह का वैल्यू स्टोर होगा, और उसके बाद वेरिएबल का एक नाम होना चाहिए। फिर उस वेरिएबल में हम चाहें अगर वैल्यू स्टोर नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक गार्बेज वैल्यू स्टोर हो जाएगा। अगर हम वैल्यू स्टोर करते हैं तो दो तरीका है हमारे पास, या तो असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कर लें। असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके अगर खुद से वैल्यू देते हैं तो वो फिक्स हो जाएगा, या नहीं तो फिर हम प्रिंटफ स्कैनफ का यूज कर लें ताकि यूजर वैल्यू देता रहे। तो वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करने का ये कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बेसिकली डेसिमल नंबर और नॉन डेसिमल नंबर, इन दोनों को कैसे स्टोर किया जाए, उसके लिए किस तरह का डेटा टाइप अवेलेबल है, और जो भी डेटा टाइप है उसमें कौन कौन सा मॉडिफायर हम लोग लगा सकते हैं, बेसिकली साइंड और अनसाइंड, ये हम लोगों ने देख लिया। अब एक कंसेप्ट समझते हैं, स्कोप ऑफ वेरिएबल, ठीक है।
स्कोप ऑफ वेरिएबल, मान लो एक दूसरा वेरिएबल बना रहे हैं और वो वेरिएबल हम बनाते हैं मेन के अंदर एक ब्लॉक क्रिएट करते हैं। लाइन नंबर 11 से लेकर लाइन नंबर 13 तक एक ब्लॉक बन गया और लाइन नंबर 12 पे जो कुछ भी हम लिखेंगे वो इस ब्लॉक का पार्ट होगा। तो एक ब्लॉक बनाया है मेन के अंदर और इस ब्लॉक के अंदर फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल बना रहे हैं, वेरिएबल 2, और यहां पर हम लोग वैल्यू जो है यूजर से मांगते हैं। ठीक है, वेरिएबल यहां पे बन गया var2 और इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करना है, तो ये वाला काम हम लोग ब्लॉक से बाहर करते हैं। ठीक है, ब्लॉक से बाहर करेंगे। फ्लोट है तो यहां पर लगाएंगे %f और यहां वेरिएबल का नाम लिख देंगे। वेरिएबल का नाम क्या है, var2, तो यहां var2 लिख देंगे। फिर वैल्यू डिस्प्ले भी करना है तो यहां पे लगाएंगे %f और वेरिएबल का नाम क्या है, var2, तो var2। ये कंसेप्ट समझना जरूरी है। देखो वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है ब्लॉक के अंदर, है ना, वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड ब्लॉक, और उसको हम यूज कर रहे हैं ब्लॉक से बाहर। अब देखते हैं क्या ऐसा हो सकता है। कंपाइल करेंगे इसको, एरर आ गया var2 अनडिक्लेयर्ड। ठीक है, ये वेरिएबल 2 जो var2 है इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि एक कंसेप्ट हमेशा याद रखना है कि वेरिएबल को जहां हम डिक्लेयर करते हैं उसके बाद उसको हम यूज कर सकते हैं। लाइन नंबर 6 पे हमने वेरिएबल 1 बनाया तो लाइन नंबर 6 के बाद हम var1 को कहीं भी यूज कर सकते हैं। लाइन नंबर 6 से पहले उसको यूज नहीं कर पाएंगे। ये तो पहला रूल है। दूसरा, अगर हम किसी वेरिएबल को किसी ब्लॉक के अंदर बना रहे हैं तो फिर उस वेरिएबल को हम उसी ब्लॉक के अंदर ही यूज कर सकते हैं। उस ब्लॉक से बाहर उस वेरिएबल को यूज नहीं कर पाएंगे। दो कंसेप्ट है यहां पर। सबसे पहले ध्यान दो लाइन नंबर 6 पे, ये जो वेरिएबल 1 बना हुआ है ये मेन ब्लॉक का पार्ट है, मेन फंक्शन के अंदर ये बना। तो इस var1 को हम मेन फंक्शन के अंदर रिटर्न 0 स्टेटमेंट से पहले कहीं पर भी यूज कर लेंगे। इवन इस ब्लॉक के अंदर भी यूज कर सकते हैं var1 को, क्योंकि सबसे ऊपर ये डिक्लेयर हुआ है। और दूसरा ये है कि एक दूसरा वेरिएबल बनाया गया है जो ब्लॉक के अंदर बना है, इस वाले ब्लॉक के अंदर। तो इस var2 वेरिएबल को हम इस ब्लॉक के अंदर ही यूज कर पाएंगे। ये है स्कोप ऑफ वेरिएबल। ये जो कंसेप्ट है इसी को बोलते हैं स्कोप ऑफ वेरिएबल। स्कोप ऑफ वेरिएबल ये बताता है किसी वेरिएबल का एक्सेसिबिलिटी, उसका यूज हम कहां पे कर सकते हैं, उसका यूज कहां तक अलाउड है। अब जब इस ब्लॉक के अंदर हम करेंगे printf scanf, तब ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। कंपाइल करते हैं इसको। ये पहला वाला printf डिस्प्ले हो रहा है, हेलो एवरीवन। उसके बाद दूसरा वाला printf लाइन नंबर 7 var1 के लिए मांग रहा है, ये प्लीज इंटर ए नंबर, दे दिया हमने यहाँ पे 400। उसके बाद देखो 400 दिया, प्लीज एंटर ए नंबर 400, स्कैनफ ने स्टोर कर दिया var1 के अंदर। अब लाइन नंबर 9 पे जो है वैल्यू स्टोर्ड, ये मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए वैल्यू के साथ, तो ये डिस्प्ले हो गया 400। ठीक है, अब उसके बाद लाइन नंबर 11 से 16 तक एक ब्लॉक बना हुआ है, तो ब्लॉक के अंदर हम आ गए, यहाँ वेरिएबल बन गया। अब यहाँ पे ये प्लीज इंटर ए नंबर मांग रहा है फ्लोट में, तो 400.45 ये इनपुट दे दिया। अब देखते हैं, अब देखो प्लीज इंटर ए नंबर, ये लाइन नंबर 13 डिस्प्ले हो रहा है, तो फ्लोट टाइप का है तो डेसिमल वैल्यू दे दिए। यहाँ जो स्कैनफ है इसने var2 में इसको स्टोर कर दिया और ये डिस्प्ले हो रहा है वैल्यू स्टोर्ड इन var1 इज दिस। ठीक है, सॉरी यहाँ पे var2 आएगा। ठीक है, तो डेसिमल नंबर में इसने डिस्प्ले कर दिया। तो यही कंसेप्ट है स्कोप ऑफ वेरिएबल का। वेरिएबल जिस लाइन पर डिक्लेयर होगा उस लाइन के नीचे उसको यूज करेंगे। वेरिएबल अगर फंक्शन के अंदर डिक्लेयर हुआ है तो पूरे फंक्शन में उसका यूज कर सकते हैं। वेरिएबल अगर फंक्शन के अंदर ब्लॉक में डिक्लेयर हुआ है तो उस ब्लॉक में ही उसको यूज कर सकते हैं। यहां पर जो printf और scanf ये जो var1 के लिए है, इसको अगर यहां से पूरा कट करके हम यहां पर अगर करें ब्लॉक के अंदर,
तो भी ये डिस्प्ले हो जाएगा, क्योंकि ये ब्लॉक से ऊपर var1 डिक्लेयर हुआ है। तो जो ब्लॉक से ऊपर डिक्लेयर हुआ है वो कहीं पर भी यूज हो सकता है, जो ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर हुआ है वो ब्लॉक के अंदर ही यूज होगा। कंपाइल करेंगे इसको। अब देखो ये पहला आउटपुट आ रहा है हेलो एवरीवन, उसके बाद एक वेरिएबल बना, उसके बाद सीधे हम ब्लॉक के अंदर आ गए, दूसरा वेरिएबल बनाए। अब ये मांग रहे हैं प्लीज इंटर ए नंबर, तो ये फ्लोट के लिए हम लोग मांग रहे हैं, तो वैल्यू दे देते हैं 700.77। ठीक है, 700.77 दिया गया, यहां वैल्यू इसने डिस्प्ले कर दिया। अब इसके बाद ये इंटीजर लाइन नंबर 14 वाला इंटर मांग रहा है, नंबर मांग रहा है, यहां हमने दिया इंटीजर टाइप का है तो 800। तो अब देखो प्लीज इंटर ए नंबर 800 और वैल्यू इसने डिस्प्ले कर दिया 800। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्कोप ऑफ वेरिएबल का। तो ये समझ में आ गया। ठीक है, स्कोप ऑफ वेरिएबल का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। अब देखो कुछ और देखते हैं। मान लो एक ही डाटा टाइप का बहुत सारा वेरिएबल बनाना है, हम 2 नंबर स्टोर करना चाहते हैं नॉन डेसिमल टाइप का, तो 2 वेरिएबल बनाएंगे, दोनों के अंदर हम नॉन डेसिमल वैल्यू स्टोर करने वाले हैं, तो दोनों का डाटा टाइप क्या हो जाएगा, इंट। तो या तो हम 2 बार करके लिख दें ऐसे, इंट var1 और इंट var2, इस तरीके से 5 बनाना है तो 5 बार ऐसे लिखते जाइए। या दूसरा तरीका ये है कि एक बार डाटा टाइप डिक्लेयर कर देने के बाद हम कॉमा ऑपरेटर का यूज करके उन सारे वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। जो तरीका ठीक लगे वो हम यूज कर लेंगे यहां पर। अब इसमें फिर वो ऑपरेशन हम लोग कर सकते हैं, वैल्यू रिसीव करने का और डिस्प्ले करने का। यहां पर ये आ जाएगा। इसके बाद दूसरे वेरिएबल के लिए करेंगे प्लीज इंटर अनदर नंबर, है ना, दोनों का टाइप इंट है, फॉर्मेट स्पेसिफायर वही रहेगा लेकिन नाम चेंज हो जाएगा, var1 var2। तो भी दोनों वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगा स्कैनएफ की मदद से। दोनों के अंदर हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके भी वैल्यू डाल सकते हैं। जब इसको कंपाइल करेंगे तो ये इनपुट मांगेगा और डिस्प्ले करेगा। कंपाइल करके देख लो, प्लीज एंटर ए नंबर, पहले वाले में डाल देते हैं 100, दूसरे वाले में डाल देते हैं 200। अब देखते हैं आउटपुट। हेलो एवरीवन, तो पहला लाइन है ही, ये देखो प्लीज इंटर ए नंबर, लाइन नंबर 7 आया, हमने दिया 100। लाइन नंबर 9 डिस्प्ले हुआ, द वैल्यू स्टोर्ड इन var1 इज 100। उसके बाद लाइन नंबर 10, प्लीज इंटर अनदर नंबर, तो यहां पे दिया 200, ये डिस्प्ले कर रहा है 200। तो इस तरीके से हम लोग वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। यहां पर असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके भी डायरेक्ट वैल्यू हम लोग दे सकते हैं। इस केस में क्या होगा कि वेरिएबल का वैल्यू फिक्स हो जाएगा। अगर इसको चेंज करना होगा तो प्रोग्राम में वापस जाके यहीं पर हम चेंज करेंगे। जैसे 200 से 300 करना है तो यहाँ पे 200 को हटा के 300 लिख दिया। इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो एक ही टाइप का बहुत सारा वेरिएबल बनाना है तो हम कॉमा ऑपरेटर का यूज करके वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। इंट, फ्लोट, शॉर्ट, लॉन्ग, डबल, सबके साथ ये कंसेप्ट अप्लाई होगा। वेरिएबल से जुड़ा हुआ एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक ही वेरिएबल का यूज करते हैं। यहां पर हम लोगों ने एक देखा कि वेरिएबल को जब हम डिक्लेयर कर देते हैं तो वो एक गार्बेज वैल्यू से इनिशियलाइज हो जाता है। बाद में अगर हम अपना वैल्यू जब देते हैं उसको असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके दें या स्कैनएफ का, तो गार्बेज वाला वैल्यू ओवरराइट हो जाएगा। जब भी हम वेरिएबल बनाते हैं तो उसके डेटा टाइप के अकॉर्डिंग मेमोरी एलोकेट होता है। जैसे हर एक डेटा टाइप का अपना रेंज है, उसी तरीके से हर एक डेटा टाइप का अपना मेमोरी रिक्वायरमेंट, मेमोरी साइज है। तो और वो मेमोरी एलोकेट होता है मेन मेमोरी के अंदर। मेन मेमोरी के अंदर उतना ब्लॉक मिल जाएगा और वेरिएबल को मिलता है एक एड्रेस। ठीक है, तो हम लोग कितना बाइट एलोकेट हुआ, मेमोरी एलोकेट होता है बाइट्स में, कितना बाइट एलोकेट हुआ ये जानने के लिए साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। द मेमोरी एलोकेटेड टू var1 इज,
और ये इंटीजर नंबर में आता है, तो यहां पर फॉर्मेट स्पेसिफायर %d का यूज करेंगे और उसके बाद बाइट्स, ठीक है। और इसके बाद साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करेंगे और पैरेंथेसिस का यूज करेंगे साइज ऑफ के बाद, और उसके बाद वेरिएबल का नाम लिख देंगे। तो ये बता देगा कि var1 वेरिएबल को मेन मेमोरी के अंदर कितना बाइट। ये देखो ये आ रहा है, द मेमोरी एलोकेटेड टू var1 इज 4 बाइट्स, ठीक है। इस मशीन पे चूंकि जो मेमोरी साइज है सी लैंग्वेज में ये भी कंसेप्ट है कि जो वेरिएबल का मेमोरी साइज है वो सिस्टम डिपेंडेंट होता है। 32 बिट प्रोसेसर पे अलग, 64 बिट पे अलग आएगा। फिलहाल इस पे आ रहा है 4 बाइट्स, यानी कि हम इंटीजर टाइप का अगर एक वेरिएबल बनाते हैं तो 4 बाइट मिलता है उसको। अगर हम 10 वेरिएबल बनाएंगे टोटल 40 बाइट्स मिलेगा। उसी तरीके से अगर फ्लोट, डबल, शॉर्ट, लॉन्ग इन सब का यूज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग मेमोरी एलोकेट होगा। तो ये मेमोरी एलोकेट हो गया। इसके बाद हम लोग ये जानते हैं कि जब भी हम वेरिएबल बनाते हैं तो मेन मेमोरी में उसको मेमोरी तो एलोकेट होता ही है, साथ में उसको एड्रेस भी एलोकेट होता है। तो एड्रेस भी हम लोग जान सकते हैं। यहां हम कर सकते हैं डिस्प्ले उसका एड्रेस, द एड्रेस ऑफ var1 इज, और एड्रेस भी हमेशा इंटीजर में आएगा तो %d का ही यूज करेंगे। साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज नहीं करना है एड्रेस के लिए। एड्रेस के लिए हम लोग एड्रेस ऑपरेटर का यूज करते हैं, जो हम लोगों ने स्कैनएफ में भी यूज किया है। ये है एड्रेस ऑपरेटर। अब यहां पर ये इसका वेरिएबल 1 का जो मशीन एड्रेस है वो डिस्प्ले हो जाएगा। कंपाइल करेंगे इसको तो ये देखो आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है। मेमोरी एलोकेटेड लाइन नंबर 7, 4 बाइट्स तो मिला ही, और ये उसके एड्रेस का वैल्यू है 2346092। मशीन एड्रेस उसका ये है इस वेरिएबल का, ठीक है। तो ये दो कंसेप्ट हो गया कि वेरिएबल का मेमोरी साइज हम पता कर सकते हैं बाय यूजिंग साइज ऑफ ऑपरेटर, और वेरिएबल का एड्रेस, ठीक है। इसके साथ हम लोग एक और कंसेप्ट यूज करते हैं जो है स्टोरेज क्लास। स्टोरेज क्लास की मदद से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि वेरिएबल स्टोर कहां पे हो रहा है, उसका स्टोरेज किस तरीके का है। यहां पर लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, इसका कंसेप्ट यूज होगा। देखो जो फंक्शन के अंदर अगर हम कोई वेरिएबल बना रहे हैं, जैसे यहां पर मेन फंक्शन के अंदर ये वेरिएबल बना है, तो ये है लोकल वेरिएबल। किसी भी फंक्शन के अंदर या ब्लॉक के अंदर कोई वेरिएबल बनता है उसको बोलते हैं लोकल वेरिएबल, ठीक है। और जब फंक्शन से ऊपर हम अगर कोई वेरिएबल बनाते हैं, मान लो यहां पर एक वेरिएबल बनाया var2, तो ये सारे फंक्शन से ऊपर बना हुआ है, तो ये है ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल को हम पूरे प्रोग्राम में हर जगह यूज कर सकते हैं क्योंकि ये सबसे टॉप पे डिक्लेयर्ड है, सारे फंक्शन से ऊपर में है। और लोकल वेरिएबल जो बना है इसको हम जहां ये लोकली बना है वहीं लोकली यूज कर पाएंगे। फंक्शन के अंदर बना है तो फंक्शन में यूज करेंगे, ब्लॉक के अंदर बना है तो ब्लॉक के अंदर यूज करेंगे, जबकि ग्लोबल वेरिएबल को हम पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। इसको एक वैल्यू दे दो 100 और इसको एक वैल्यू दे दो 200, ठीक है। अब यहां पे इसका यूज करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज किया हम लोगों ने। अब इसका वैल्यू डिस्प्ले कर देते हैं, ठीक है। यहां पे थोड़ा चेंज कर देते हैं सिंटेक्स, जो प्रिंटफ में डिस्प्ले होगा, द वैल्यू ऑफ लोकल var1 इज दिस, और यहां पर यूज करते हैं हम लोग ग्लोबल वेरिएबल का नाम क्या है var2। यहां पर कर देते हैं चेंज, ये द वैल्यू ऑफ ग्लोबल var2 इज दिस। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल करो। अब देखो ये आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है। लोकल वेरिएबल में हम लोगों ने 100 दिया तो 100 डिस्प्ले हो गया, ग्लोबल वेरिएबल को 200 दिया, 200 डिस्प्ले हो गया। तो ग्लोबल वेरिएबल को हम
डिक्लेयर कर रहे हैं मेन फंक्शन से भी ऊपर, लेकिन उसको यूज हम मेन फंक्शन में विदाउट एरर सक्सेसफुली कर सकते हैं। तो ये लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल का कंसेप्ट है। और स्टोरेज क्लास जो है, लोकल वेरिएबल का स्टोरेज क्लास होता है ऑटो। ऑटो कीवर्ड है, स्टोरेज क्लास है। और ग्लोबल वेरिएबल के लिए, ग्लोबल वेरिएबल चूंकि एक्सटर्नल वेरिएबल है, तो इसका जो स्टोरेज क्लास होगा वो हम लोग बनाते हैं एक्सटर्न। ठीक है, ये 2 स्टोरेज क्लास है। 4 तरह का स्टोरेज क्लास है, जिसमें 2 हम लोगों ने देख लिया। तो ये कंसेप्ट हमेशा ध्यान रखना है कि ग्लोबल वेरिएबल का स्टोरेज क्लास एक्सटर्न होगा। उसको हम चाहे लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और लोकल वेरिएबल का स्टोरेज क्लास ऑटो होगा। इसको भी चाहे तो हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बच गया 2 और जो बचा हुआ है उसमें एक है रजिस्टर। रजिस्टर स्टोरेज क्लास का मतलब ये है कि हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये जो वेरिएबल var1 है, ये मेन मेमोरी में डिक्लेयर ना हो करके सीपीयू के रजिस्टर मेमोरी में डिक्लेयर हो। रजिस्टर स्टोरेज क्लास का यही मतलब है, बाकी सारा ऑपरेशन सेम रहेगा। ये कंसेप्ट इसलिए जरूरी है कि नॉर्मल वेरिएबल जो कुछ भी हम बना रहे हैं वो मेन मेमोरी रैम के अंदर उसको स्पेस मिल रहा है। जब हम स्टोरेज क्लास में रजिस्टर लिख देते हैं तो इसका मतलब वो पर्टिकुलर वेरिएबल जो है वो सीपीयू रजिस्टर मेमोरी में क्रिएट होगा। इसको कंपाइल कर लो। तो आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है var1 इज 100, ग्लोबल वेरिएबल var2 इज 200। और लास्ट है जो चौथा, वो है स्टैटिक। तो स्टैटिक स्टोरेज क्लास का मतलब ये है, स्टैटिक का एक स्पेशल मीनिंग है। इसको हम लोग जब फंक्शन कॉलिंग, फंक्शन ट्रांसफर जब पढ़ेंगे तो वहां पर ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल ये समझ लेना है कि स्टैटिक स्टोरेज क्लास का मतलब ये है कि वो जो वेरिएबल है उसका सबसे पहले अगर कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली 0 वैल्यू से इनिशियलाइज होगा। जितने भी तरह का स्टैटिक टाइप का हम वेरिएबल बनाते हैं उन सबका ऑटोमेटिक वैल्यू 0 रहता है। बाद में अपना हम कोई वैल्यू देके उसको ओवरराइट कर सकते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी तो ये हो गया कि स्टैटिक का ऑटोमेटिक वैल्यू 0 होता है, ग्लोबल का भी ऑटोमेटिक वैल्यू 0 होगा। और दूसरा स्पेशल प्रॉपर्टी स्टैटिक के साथ ये है कि फंक्शन कॉलिंग, फंक्शन कॉल ट्रांसफर के समय ये अपने वैल्यू को रिटेन करता है। ठीक है, तो इसको हम लोग फंक्शन चैप्टर में अच्छे से समझेंगे। तो 4 तरह का स्टोरेज क्लास है, ऑटो जो लोकल वेरिएबल के लिए, एक्सटर्न ग्लोबल वेरिएबल के लिए, रजिस्टर वेरिएबल को सीपीयू के रजिस्टर मेमोरी में क्रिएट करने के लिए, और स्टैटिक। ठीक है, तो ये वेरिएबल के साथ जुड़ा हुआ बेसिक कंसेप्ट है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने ये देख लिया कि हम वैल्यू को स्टोर करने के लिए वेरिएबल बनाते हैं। वेरिएबल बनाने के समय डेटा टाइप को इंडिकेट करते हैं। कई तरह का डेटा टाइप है, कई तरह का डेटा टाइप मॉडिफायर है, साइंड अनसाइंड। इंट के साथ हम लोग नॉन डेसिमल नंबर को स्टोर करते हैं। नॉन डेसिमल नंबर को स्टोर करने के लिए शॉर्ट, इंट और लॉन्ग, ये 3 तरीके का डेटा टाइप है हमारे पास। इन तीनों में रेंज और मेमोरी का डिफरेंस है। इन तीनों ही के साथ हम साइंड और अनसाइंड मॉडिफायर का यूज कर सकते हैं। डेसिमल नंबर को स्टोर करने के लिए फ्लोट और डबल का यूज कर सकते हैं। फ्लोट का प्रिसीजन का मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद कितने प्लेस तक वो डिजिट को डिस्प्ले कर सकता है। तो फ्लोट का प्रिसीजन 6 प्लेस तक है, डबल का 14 प्लेसेस तक है। डबल का रेंज हम और बढ़ा सकते हैं, डबल के आगे लॉन्ग डेटा टाइप का यूज करके तो बन जाएगा लॉन्ग डबल, तो उसका रेंज और बढ़ जाएगा, है ना। एड्रेस जानने के लिए, वेरिएबल का एड्रेस जानने के लिए हम एड्रेस ऑपरेटर का यूज करेंगे। उसका मेमोरी साइज जानने के लिए साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करेंगे। वेरिएबल का स्कोप से मतलब ये है कि वेरिएबल जहां डिक्लेयर हुआ है उसका यूजेबिलिटी कहां तक है। फंक्शन के अंदर अगर हम वेरिएबल बना रहे हैं तो पूरे फंक्शन में यूज होगा। फंक्शन से ऊपर अगर हम बना रहे हैं ग्लोबल टाइप का तो पूरे प्रोग्राम में, पूरे फंक्शन में उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। अगर किसी ब्लॉक के अंदर बना रहे हैं तो वो ब्लॉक के अंदर ही यूज होगा। तो ये है स्कोप ऑफ वेरिएबल। और फिर है स्टोरेज क्लास। तो स्टोरेज क्लास ये बताता है कि वेरिएबल का स्टोरेज किस तरीके का है। लोकल वेरिएबल के लिए हम ऑटो, ग्लोबल वेरिएबल के लिए एक्सटर्न, और रजिस्टर में स्टोर करने के लिए रजिस्टर स्टोरेज क्लास का यूज करते हैं। स्टोरेज क्लास हम इंडिकेट कर भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन अगर स्टैटिक टाइप का बनाना है तो वो इंडिकेट करना होगा।
रजिस्टर मेमोरी में अगर स्टोर करना है तो उसको भी इंडिकेट करना होगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट था। ओके।